ओमशील की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान में जो वोट प्रतिशत की बात कर लें तो वोट प्रतिशत में भी बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। 42% वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस को मिला है, 42%। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो 7% वोट से आगे, यानी 49% वोट बीजेपी को मिला है। और इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से जो चारों राज्यों में चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसके क्या मायने, ये समझने के लिए चलते हैं एनालिसिस रूम हमारे सहयोगी ओमशील के पास। ओम, अपने एनालिसिस रूम में, और हमारे साथ दो वरिष्ठ मौजूद है। अश्विनी मिश्रा मौजूद है और दूसरी तरफ स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। अश्विनी जी, हम शुरू से देख रहे हैं कि जो रुझान आने शुरू हुए हैं, शुरुआत से मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। क्या लगता है आने वाले जो 2 घंटे हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला है? जी, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बढ़त बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं शिवराज मैजिक बोल सकते हैं इसको। और मुझे लगता है ये बढ़त बनी रहेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 17-18 साल में बहुत काम किया है। यही अगर शायद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी अपना सीएम चेहरा लेके आती तो ये उनका बढ़त का अंतर ज़्यादा होता। हालांकि राजस्थान में कांटे की टक्कर है और यही मूलभूत कारण है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड ले चुकी है, इसको कवरअप करना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि हमने देखा है कि बिहार चुनाव में 1 बजे के बाद नतीजे बदल गए थे, बहुत ज़्यादा बदल गए थे। ऐसा यहाँ कुछ मिराकल हो जाए तो अलग बात नहीं, तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। क्योंकि मुद्दे भी कई रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो हम बात करें बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़े, और नरेंद्र सिंह तोमर जो उनके बेटे का वीडियो क्लिप वायरल हुआ, उसमें 500 करोड़ रुपए का जो लेन देन की बात हो रही थी, वो लगता है जमीन में मुद्दा काम नहीं कर पाए, या फिर उसे जो विपक्ष है वहाँ पे भुना नहीं पाई। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से चेहरे से ज़्यादा शिवराज सिंह के चौहान के चेहरे पर लड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ काम किया है तो वहाँ की जनता उनसे कनेक्ट करती है। जिस तरीके से वो इमोशनल होकर बात करते हैं, जो वहाँ की स्कीम्स लाते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता रहे हैं, तो बाकी मुद्दे कहीं ना कहीं वहाँ पर साइड लाइन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही एक मेन मुद्दा बने रहते हैं। हालांकि रोजगार, भ्रष्टाचार, ये मुद्दा हमेशा केंद्र में एक सेंटर रहते हैं, मतलब राजनीति का सेंटर रहते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं इफेक्टिव होते हैं। पर अगर आप ऐसे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से जस्ट पहले उठाएंगे, चाहे हम ये देखें, एक ऐप का भी एक स्कैम आया था, महादेव ऐप का छत्तीसगढ़ में, वो भी इफेक्टिव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम रुझान में दिख रहा है हमको। तो जनता भी बात समझती है कि जब नेता कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा उठाते हैं जो बिल्कुल चुनाव के नज़दीक होता है, चुनाव के टाइम पर होता है, तो जनता को भी समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी गिमिक होता है और जनता उसको नकारती रहती है। जी जरूर। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी भी हैं, कांग्रेस नेता। क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो शुरुआत से रुझान आ रहे हैं, लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ रही है? पहले भी देखे होंगे, कर्नाटका चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो, तो कर्नाटका में भी बीजेपी शुरू से बढ़त बनाया आ रहा था और लोग चिल्ला चिल्ला कर कि बीजेपी सरकार आ गई, जश्न भी मनाना शुरू कर दिए थे। तो फिर रुझान के ये तो ना देखे होंगे, शहरी क्षेत्र का भी वोटिंग चल रहा है और बैलेट का हुआ है। अब आएगा ग्रामीण क्षेत्र से, जो इतना भ्रष्टाचार, व्यापम से लेकर और कितना, यानी जो मंदिर का भी देखे होंगे, कॉरिडोर का, और कई मुद्दों के साथ सरकार में गए थे। वो लाडली योजना चलाकर लोगों को, महिलाओं को खींचने का कोशिश किए शिवराज चौहान जी, लेकिन कांग्रेस कई योजनाओं के साथ उनके भ्रष्टाचार की कलई खुलते हुए अब वहाँ का जनता और एक तरफा वोट की है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से जीत का लक्ष्य की तरफ बढ़ना कांग्रेस शुरू करेगा। अभी तो शुरुआत, रुझान है, इसमें कोई पक्का नहीं कहा जा सकता है। पहले भी बढ़त जिसका होता है डाउन हो जाता। और छत्तीसगढ़ में तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस ने जो जो मुद्दा लेकर आया, चाहे किसान के लोन माफी हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे नौकरी 42,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये हम मुद्दों के साथ सरकार जनता के पास गई उस विश्वास के साथ वहाँ सरकार। और देखे होंगे तेलंगाना में, अगर अभी तक की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो लग रहा है कि जो लाडली बहना योजना था वो कहीं ना कहीं काम करते हुए दिख रहा है, क्योंकि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और लाडली बहना के जो भाई शिवराज सिंह चौहान, लग रहा है उनका दमखम अब दिख रहा है इस चुनाव में। क्या कहना है? देखिए, लाडली बहना तो कहीं ना कारगर तो हुआ है। ये तो जनता, आप जान रहे हैं, महिलाओं पे उनका छाप ये छूटा है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन विश्वास है कमलनाथ को, कमलनाथ सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे ज़मीनी
जो लोगों के बीच जाकर अपने मुद्दों के साथ चुनाव, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी निरंतर उस पर मध्य प्रदेश पे फोकस किए रहे हैं, और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता, और कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मजबूत हुई है। और देखिए राजस्थान में भी मैं कवरेज, यानी उतना पीछे नहीं है हम लोग राजस्थान में भी, तो अशोक गहलोत के किए गए काम 25 लाख चाहे मेडिकल के लिए सब्सिडी जो देने की बात हुई, तो यह तमाम मुद्दों के साथ पुराना पेंशन वगैरह हम लोग लेकर आए हैं। जैसे कर्नाटका में, हिमाचल में जहाँ बोले हैं, छत्तीसगढ़ में जो किसानों के मुद्दों के साथ हम आगे बढ़े। अभी भी छत्तीसगढ़ भी जीत तो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास इसमें जीत रहा है। हम किसान के मुद्दों पर, आम आवाम के मुद्दों पर हमेशा खड़े उतरने का कोशिश किए हैं। हम खाली भाषण नहीं दिए हैं और जुमला नहीं फेंके हैं, हम जहां स्थापित हुए हैं वहाँ जनता का विश्वास के साथ जुटे। चलिए तो कांग्रेस का भी कहना है कि लाडली बहना योजना काम की, अभी स्वामीनाथ जी ने बताया। तो अगर हम छत्तीसगढ़ पे आए, आज सुबह से देखा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट चल रही है वहां पर। क्या लगता है जो शुरुआती रुझान का नेक टू नेक फाइट है, क्या लगता है 2 घंटे के बाद क्या तस्वीर होने वाली है? मुझे लगता है कि इस बार चाहे राजस्थान की बात करो, एमपी की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, सारे प्रो इनकम्बेंसी चुनाव हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर राजस्थान में गहलोत सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं अगर बघेल की बात करें, हालांकि वो खुद अपनी एक सीट से पीछे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी सुबह से वो बढ़त बनाए हुए हैं, अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं। नेक टू नेक तो मैं नहीं बोलूँगा, 90 सीटों में अगर आप 10-15 सीटों से आगे चल रहे हैं तो नेक टू नेक तो नहीं है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और छत्तीसगढ़ में मेन मुद्दा जो है वहाँ पर एक तो SC/ST का मुद्दा है, एक डेवलपमेंट का मुद्दा है। लोअर कास्ट के लिए आप जो है उनकी जो गोबर स्कीम थी, मुझे लगता है काफ़ी चर्चा हुई, इसकी काफ़ी इफेक्टिव रही। हालांकि उसमें बीजेपी ने घोटाले के मुद्दे भी उठाए, बट मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं किए। दूसरा वहाँ पर जो नक्सल का मुद्दा है, जो नक्सलाइट्स हैं, वहाँ पर जो उग्रवाद का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में टैकल करने में कामयाब रही है। ये 2 चीज़ें जो है जनता का भरोसा जताती हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है हर चुनाव में। हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में चले जाए, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा रहेगा। तो जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर को टैकल अच्छे से करेगी, जनता उसमें बार बार अपना समर्थन जताती रहेगी। और ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। राजस्थान में शायद गहलोत सरकार की थोड़ी बदनामी इसमें ज़्यादा हुई, जिस हिसाब से वहाँ महिलाओं के ऊपर जो नंबर 1 था राजस्थान में, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई सरकार कंट्रोल करती है, जो कि बघेल ने कंट्रोल की, बाबा मामा ने कंट्रोल की, और वो दोनों दिख रहे हैं लीड में हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर इनफैक्ट चुनाव का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से रहा है। बाकी स्कीम की बात हो रही थी, लाडो योजना, मुझे लगता है लाडली बहना योजना जैसी थी, वैसे उन्होंने एक लाडो योजना शुरू की थी बीजेपी ने, कांग्रेस ने वहाँ पर, सॉरी बीजेपी राजस्थान में। अगर इतना इफेक्टिव होती तो वहाँ भी इफेक्ट मिलता। दूसरा आप देखो, लाडली बहना योजना अगर जो 6-7 महीने पहले शुरू गई, उस पर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाकी आपने 5 साल क्या काम किया? तो ये भी एक सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे लगता है जनता जो है इन योजनाओं से ऊपर उठ करके लॉ एंड ऑर्डर और शिवराज सिंह चौहान, तो वहाँ बहुत बड़े फैक्टर थे मध्य प्रदेश में, वही सेम फैक्टर लॉ एंड ऑर्डर और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बड़ा मुद्दा रहा है। अगर हम अभी बात करें छत्तीसगढ़ में, तो भूपेश बघेल एक अपनी सीट से, पाटन से पीछे चल रहे थे काफ़ी देर से। अश्विनी जी बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पे मुद्दा हावी रहा, और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही जनता ज़्यादातर वोट दे रही है। तो क्या लगता है कि क्या मतलब मुश्किलें बढ़ाने वाली ये मुद्दे रहे कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में भी? कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में कोई नहीं, हमेशा निरंतर कंट्रोल में रहा। चाहे नक्सल कंट्रोल करने की बात हो, चाहे कोई भी अपराध में कंट्रोल हुआ है, लैंड एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है भूपेश सरकार में, और जनता सीधे जुड़ी रही, कनेक्टिविटी रहा हो, क्योंकि किसान का बेटा भूपेश बघेल थे, और किसानों का जो हम वादे किए थे, आप देखे होंगे जब हमारी सरकार आई तो पहला काम, अभी शपथ ग्रहण के 2 घंटा बाद तुरंत जाकर 68 करोड़ रुपया तुरंत लोन माफ़ कर देते हैं, और ये 268 करोड़ रुपया लोन किसानों का माफ़ किया जाता। तो हम सरकार मुद्दों के साथ जनता के दिल में जीता है, भूपेश बघेल ने जनता का दिल जीता है, खास करके वो किसान का क्षेत्र है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा SC/ST और पिछड़ा हैं, और तीनों को भरपूर जो मुद्दा था उनका पूरा काम किए। नरवा गुरवा गरवा बाड़ी जो यानी एक योजना चला है भूपेश बघेल, सक्सेसफुल रहा। और दूसरा बात कि वहाँ पर एजुकेशन के मामले में उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, जो आदिवासी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और 380 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों और SC/ST के बीच में एक बढ़िया मैसेज गया है। और निरंतर जो मजदूरों जो पलायन करते थे वो भी रुका भूपेश सरकार में। सबसे बड़ी ये बात है, भूपेश सरकार विश्वास स्थापित कर चुके हैं, वहाँ पर हराना भूपेश को मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, और वहाँ जीत कांग्रेस की सुनिश्चित है, क्योंकि बढ़त नहीं, वहाँ पर जनता का प्यार बढ़ रहा है।
चलिए, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि वहां पर भूपेश बघेल को जिताना, हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि जो भी भूपेश बघेल करते आए हैं, वो चाहे बीजेपी के हर एक मुद्दे पर सुजीत वो चोट करते आए, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम कराना हो, जो जो चीज़ मतलब जो कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व है, जो केंद्र का ये है, उनसे बिल्कुल उलट होके वो अपना राज्य खुद वहां पर स्थापित करके वो चीज़ करना चाहते थे। इसलिए वो वहां पर नेक टू नेक फाइट देने के अभी सक्षम है और अभी बढ़त भी बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं सुरजीत, जो कि वहां पर चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, या फिर जो 7 गारंटी पूरे करने की जो पीठ थपथपा रही अशोक गहलोत सरकार हो, और फिर जो चिरंजीवी योजना हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहे। क्या लगता है ये जो राजस्थान में चिरंजीवी मुद्दा हो, बेरोजगारी का ये सवाल उठाते रही बीजेपी, उसके बाद महिला सुरक्षा के सवाल उठाते रही बीजेपी बलात्कार को लेकर। जी हाँ, ठीक है, आप अपडेट ले लीजिए, बहुत समय की थोड़ी कमी है जी। लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा सब एक ही मुद्दे हैं और राजस्थान उसमें टॉप पे था। अशोक गहलोत पे इसके लिए बार बार सवाल उठते रहे। जब ये मणिपुर का इंसिडेंट हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं काउंटर अटैक में राजस्थान का नाम लिया, चाहे वो कन्हैया लाल का केस हो वहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहे हैं जिसके कारण अशोक गहलोत बैकफुट पर रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत की तारीफ भी करनी होगी, इतना बैकफुट पर होने के बाद में, इतना लॉ ऑर्डर सिचुएशन होने के बाद में, सचिन पायलट से मतभेद होने के बाद में, सोनिया गांधी से मतभेद होने के बाद में अभी भी नेक टू नेक फाइट चल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 100, 102, 105 सीट पर आगे चल रही है तो 10-15 सीट इधर होते ही, मान लो अगर भारतीय जनता पार्टी 90 सीट पहुंचती है और कांग्रेस में 90 पहुंचती है, तो आप देखेंगे जो अतिरिक्त जो अन्य हैं राजस्थान में, अन्य का बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। अभी हम और सुरजीत जी यही बात कर रहे थे कि जो अन्य हैं कंट्रीब्यूट करते हैं वो मोस्टली बागी विधायक होते हैं और वो जो है कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट किसकी बनेगी। वहाँ पर हनुमान बेनीवाल का, चंद्रशेखर का, या जो बागी विधायक है उनका बहुत बड़ा योगदान बन जाएगा। बिल्कुल, जाट और दलित वोटों पर चोट करने की उन्होंने कोशिश की है। तो सुरजीत, आपने सुना, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो और राजस्थान, काफी दिलचस्प मुकाबला अभी देखने को हमें मिल रहा है। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि 1 से 2 घंटे में जो रुझान सामने आएंगे वो थोड़ा तस्वीर साफ करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। सुरजीत जी।